नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। जनहित में आज हम बात करेंगे जालौन में हैवानियत। लेकिन जालौन में हैवानियत, इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और अब बात होगी जालौन में हैवानियत की। जालौन से नर्स के साथ मारपीट और गैंगरेप को हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नर्स अपनी स्कूटी पर बैठकर ड्यूटी पर जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने पहले उसकी स्कूटी को टक्कर मारकर गिरा दिया और बाद में पकड़कर जंगल में ले गए, जहां उन्होंने नर्स को बंधक बनाकर जमकर पीटा। पीड़िता के मुताबिक मारपीट करने वालों ने गैंगरेप करने के साथ ही प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। आरोपियों ने कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाते हुए हैवानियत की हदें पार कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस मामले में गैंगरेप की वारदात से इनकार कर रही है, जबकि पीड़िता चीख चीख कर खुद के साथ हुई हैवानियत की गवाही दे रही है। जालौन में दिल को झकझोरने वाली वारदात। ड्यूटी पर जा रही स्टाफ नर्स के साथ दरिंदगी। पीड़िता ने 4 लोगों पर लगाए गंभीर आरोप। बाइक सवार बदमाशों पर गैंग रेप का आरोप। प्राइवेट पार्ट में डाली मिर्ची, आबरू की तार तार। उत्तर प्रदेश का जालौन जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। चुरखी थाना क्षेत्र के सोकर खेड़ा मोड़ की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जालौन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबई में तैनात नर्स के साथ बीते गुरुवार को ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे जिले को सन्न कर दिया। पूरी घटना आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको पीड़िता की जुबानी वो हैवानियत भरी वारदात सुनाते हैं जिसे उसने खुद झेला। हम ड्यूटी जा रहे थे तो 4 मोटरसाइकिल लगा दी रास्ते में, हमें पटक दिया। हम स्कूटी से खींच के जंगल में ले गए। कौन लोग थे, कुछ आप जानती हैं? किसी हाँ जानते। क्या नाम है? गोविंद नाम है बाप का। उसने हमारे हाथ डाले, उसने बलात्कार किया, मिर्ची भर दी। मिर्ची भरी है बहुत कस के। हमारे पूरे कपड़े पाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास कपड़े अपने। तो सुना आपने महिला के साथ किस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया गया। पीड़िता के बयान के बावजूद पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि पीड़िता के साथ निर्भया कांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस की थ्योरी कुछ अलग ही दिशा में जा रही है, लेकिन पीड़िता के पति के बयान को सुने तो वाकई पुलिस की थ्योरी में कई झोल हैं। पीएससी बाबई में तैनात हैं स्टाफ नर्स के पद पे। सुबह 9:30 बजे मेरी पत्नी ड्यूटी को लिए निकल गई थी। फिर इसके बाद जब मेरे पास कॉल आई कि मेरे साथ ये घटना हुई, तो मुसमरिया सुहाकर के आगे मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती की गई और उसके साथ बलात्कार किया गया। मतलब गोविंद सिंह और राम मिलन, गोविंद सिंह का भतीजा राम मिलन और गोविंद सिंह और 2 लोग और भी थे, जो मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी और मारपीट। तो क्या रेप किया है या फिर इन सब ने मिलकर रेप किया है कि एक व्यक्ति ने रेप किया है पत्नी के साथ? 2 लोग सीने पे, एक लोग सीने पे बैठा था, 4 लोग पकड़े थे 2 लोग, और 2 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। तो इस संबंध में पुलिस से शिकायत की अभी आपने? पुलिस से जब पुलिस को सूचना करने के लिए बोला तो मतलब चुरखी थाने वालों ने किसी तरह का सुनवाई नहीं की। जब कोतवाली गए तो उन लोगों ने डॉक्टरी के लिए भेज दिया। अभी तक कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हुई है। अभी दरिंदगी की एक बात सामने आ रही है कि मिर्ची भी डाली गई है। जी मेरी वाइफ मुझे बता रही है कि मेरे साथ मिर्ची घुसेड़, हाथ भी डाल दे, डंडा भी डाला। पीड़िता के पति ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस कप्तान कुछ और ही बयान दे रहे हैं। अब जरा आपको पुलिस कप्तान का वो बयान सुनाते हैं जो मामले में लीपापोती की तस्दीक कर रहा है। पीड़ित महिला जो मूलतः
राजपुर थाना कानपुर देहात की रहने वाली है तथा चुरखी क्षेत्र में पीएचसी बावई में तैनात है। उसी के गांव की रहने वाली एक अन्य महिला के पति सुमित से अवैध संबंध के शक में कल सुमित ने अपनी पत्नी को मारा पीटा था। इसी बात को लेकर सुमित की पत्नी अपनी मां व पिता गोविंद सिंह के साथ चुरखी आ रहा था। मुसमरिया मोड़ के पास इन लोगों की आपस में मारपीट हुई है। सूचना पर थानाध्यक्ष चुरखी तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। अब आपको पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। घटना चुरखी थाना क्षेत्र के मुसमरिया मोड़ की है। उरई कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला में कानपुर देहात की मूसा नगर की महिला रह रही है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बवाई में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है। गुरुवार को सुबह पीड़ित नर्स अपनी स्कूटी से बैठकर ड्यूटी पर जा रही थी। इसी दौरान मुसमरिया मोड़ से पहले सुहाकर खेड़ा के पास एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर नर्स को स्कूटी से गिरा दिया। स्कूटर से गिराने के बाद आरोपी महिला और उसका पति और उसके साथियों ने नर्स को पकड़कर जंगल में खींच लिया, जहां उन्होंने नर्स को बंधक बनाकर जमकर पीटा। उसके बाद प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने के साथ डंडा भी डाल दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस अधीक्षक जालौन ने साक्ष्यों के आधार पर गैंगरेप से इनकार किया है। अभियोग में नामित 2 अन्य व्यक्ति राममिलन और राजेश, इनका लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर घटना स्थल पर होना नहीं पाया गया है। पुलिस द्वारा गहराई से विवेचना की जा रही है। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अवैध संबंधों के शक में पीड़िता के साथ जो पारिवारिक देवर है, जिसके साथ अवैध संबंध कहे जा रहे हैं, उसकी पत्नी, सास और ससुर द्वारा मारपीट किया जाना, अन्य अभद्र व्यवहार किया जाना पाया जा रहा है। गैंग रेप के अभी तक की विवेचना से कोई साक्ष्य नहीं पाए जा रहे हैं। इसकी हम गंभीरता से विवेचना कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अग्रेतर कार्रवाई संपादित होगी। पीड़िता के मुताबिक पड़ोसी महिला अपने पति के अवैध संबंधों को लेकर शक करती थी। इस शक को लेकर कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था। आरोपी महिला ने इसी बात का बदला लेने के लिए 2 लोगों के साथ मिलकर पहले तो मारपीट की, फिर उसके बाद हैवानियत की हद पार कर दी। देखिए, रही बात विक्टिम की, अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह का कोई अनैतिक कार्य हुआ है और अगर उसका कहना है तो ये पुलिस ये तय नहीं करती है। ये साक्ष्य भी मिलते हैं और अगर विक्टिम कह रही है और कोई एविडेंस भी नहीं मिलता है तो भी उसका कहना ही पर्याप्त है। और बाकी सारी चीजें तो मेडिकल से पता चलती है। उसका मेडिकल जब होगा तो सारी साफ आ जाएगी, बात क्लियर हो जाएगी कि जिसके साथ गैंग रेप हुआ है या उसको किस तरह की इंजरी है। सवाल है, आखिर पीड़िता के बयान के बावजूद पुलिस मामले से किनारा क्यों कर रही है? बिना किसी जांच के रात में ही पुलिस ने गैंगरेप न होने की पुष्टि कैसे कर ली? आखिर महिला के बयान से पुलिस इत्तेफाक क्यों नहीं रख रही? पुलिस कप्तान का बयान इतनी जल्दबाजी में कैसे आ गया? बिना मेडिकल के ही गुरुवार देर रात पुलिस ने गैंगरेप नहीं होने की पुष्टि कैसे कर दी? ये वो सवाल हैं जो पुलिस की कार्यशैली और पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही सवाल उठा रहे हैं जालौन की कानून व्यवस्था पर। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र में एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ 4 लोगों ने गाड़ी रोककर जंगल में गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इसको लेकर पुलिस ने उसका मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस की अगर बात मानी जाए तो पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि अब तक की जो हमारे पास साक्ष्य और जो जांच के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है उसमें गैंगरेप जैसा कोई मामला नहीं है। बहरहाल पुलिस ने मारपीट और उसके प्राइवेट पार्ट्स में जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई थी उसको लेकर पुलिस ने कहा है कि मामला चल रहा है, फोरेंसिक टीम की जांच चल रही है, जांच के आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पीड़ित महिला ने जिस तरीके से अपनी घटना को दर्शाया था, जिस तरीके से बताया था, उसको लेकर पुलिस ने मामले को दर्ज किया था और उस पर जांच अभी चल रही है और उसी के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिनसे पूछताछ चल रही है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान की अनिल जालौन। अब इस तरीके की हैवानियत उसी समाज में हो रही जहां पर 9 दिन के नवरात्र होते हैं, जहां पर देवियों का दर्जा दिया रखा है महिलाओं को।
जहाँ पर महिलाओं को पैर लग जाने पर भी पैर छू लिए जाते हैं। उसी देश में बात हो रही है जहाँ पर महिलाओं के लिए बड़े कठोर कानून हैं, उन्हें मानने वाले नहीं मान रहे और ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये समाज किस ओर जा रहा है? इस समाज में क्या सिर्फ बात सर्वे, सुनवाई, वोट इन्हीं की होगी? इन महिलाओं के साथ या किसी भी महिला के साथ अत्याचार होता रहेगा और जांच होगी, आरोपी पकड़े जाएंगे। और अगर महिला का बयान ना होता तो मुझे लगता है कि वो गैंगरेप की बात शायद पुलिस के अधिकारी उसमें होती भी ना। खैर, इसी पर चर्चा करेंगे। माजिद अरमान है संवाददाता जालौन से, जिन्होंने इस पूरी खबर पर अपडेट दिया हमें। जयप्रकाश जी हैं, पूर्व IPS है। नाहिद अकील है, सामाजिक कार्यकर्ता। सुनीता सिंह है, अधिवक्ता हाईकोर्ट। नाहिद अकील जी के पास चलूँगा। नाहिद जी, एकदम से समाज को क्या हो गया? इतने बड़े बड़े वुमेन्स NGO चल रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि भाई हम बदल रहे हैं, सशक्त भारत की ओर है, विकासशील भारत की ओर है, और ये जो घटना हो रही है लगभग निर्भया, बस उसमें जान चली गई थी, इसमें जान गई नहीं है। महिला चीख चीख कर उसके साथ हुई हैवानियत बता रही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है विशाल जी कि जब भी हम लोग किसी ऐसी घटना के बाद चैनल पे आते हैं तो खुद को पहले कोसते हैं कि जिंदा क्यों है, क्योंकि जिस तरह से टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है कि भारत यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, और आज भी शर्म नहीं आती कि अगर भारत चांद छू रहा है तो उस देश की आधी आबादी कहाँ छू रही, उसको दोयम दर्जा दिया गया है, उसकी कहीं प्रेजेंस नहीं है। और जो कानून का अनुपालन करवाने वाले लोग हैं वो पहले ही ये कह देते कि नहीं, ये नहीं हुआ था। इसका कारण क्या माने हम? क्या पुलिस किसी भी महिला के केस में आगे बढ़ना नहीं चाहती है कि इसमें ज्यादा उसको खोजबीन करनी पड़ेगी, केस में कहीं TRP ऊपर चली गई तो हाई प्रोफाइल ना हो जाए, तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है। कानून, मैं कतई नहीं कहती हूँ कि भारत का कानून कमजोर है, भारत का कानून बहुत मजबूत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। एक स्लम में रहने वाला भी कोई व्यक्ति अगर बलात्कार करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसके साथ नेता मौजूद होते हैं, तब वहां छोटे बड़े का कोई गैप नहीं होता है, उसके साथ भी नेताजी मौजूद होते हैं, इनके साथ भी कहीं ना कहीं नेताजी मौजूद हो जाएंगे। आज सुर्खियों में खबर आप लोग ले आए हैं तो सुर्खियों में आ गई है, अगले दिन जैसे ही अखबार के पन्ने पलटे जाएंगे नई खबरों के साथ, फिर महिला वहीं की वहीं रह जाएगी। बिल्कुल। हाईकोर्ट से अधिवक्ता हैं सुनीता सिंह जी। सुनीता सिंह जी, क्या कहेंगे आप पुलिस के बयान पर, पीड़िता के बयान पर, और ये कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है समाज में? मुझे नहीं आज तक अब तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर 1 साल की बच्ची से लेकर 75 साल तक की वृद्ध महिला तक नहीं सुरक्षित है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं। जी विशाल जी, ये बहुत दुखद घटना देखते हैं, लेकिन मैं लॉफुल जो बात करूंगी इस घटना पर, इस घटना पे जो महिला के बयान है, जो महिला कह रही है, और अभी रही बात पुलिस की, मैंने आपके चैनल पर देखा कि पुलिस का क्या कहना है और महिला का क्या कहना है। इस पर यही कहूंगी कि देखिए, जिन धाराओं में, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और बहुत संजीदा पार्ट है, और इसमें विशेषज्ञों की राय और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और महिला के 164 के बयान के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। खाली पुलिस के कह देने से, पल्ला झाड़ने से ऐसे कभी बात नहीं की जा सकती। बिल्कुल। जयप्रकाश जी के पास चलेंगे। जयप्रकाश जी, ऐसी स्थिति में क्या होता है जब पुलिस, SP साहब तो कह रहे हैं ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पीड़िता ने बयान दे दिया है कि मैं, उसके हस्बैंड ने बयान दे दिया है? देखिए, अभी जैसे विशाल जी आपने देखा कि 2 सम्मानीय महिला अधिवक्ताओं ने भी बताया कि जो पीड़िता का बयान है, कथन है, सर्वप्रथम उसी को आधार माना जाएगा। बिना जांच पूरी किए हुए कोई टिप्पणी ये करना कि महिला सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं, जल्दबाजी होती है। पूरे साक्ष्य संकलित कर लिए जाने चाहिए,
तभी इन्वेस्टिगेटर को या किसी को कोई टिप्पणी करना चाहिए। यदि महिला के साथ कोई इस तरह की घटना हुई है तो ये न्याय के सिद्धांत का पहला आधार है, पीड़ित जो कह रहा है उसको सही मान ली करके उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि एविडेंस उसी के इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं और उन्हीं की समीक्षा के आधार पर किसी निष्कर्ष को पहुंचना चाहिए। खास करके इस तरह के मामलों में, रेप के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता का बयान और परिस्थितियां, अभियुक्तों की संख्या ये डिसाइड करती है कि घटना क्या हुई थी और वो आईपीसी के किन धाराओं के तहत अपराध है। यदि कई लोग एक साथ इस तरह की वारदात कर रहे हैं या मौजूद हैं वारदात के समय, तब भी वो इस तरह की घटना की परिधि में आएगा ही आएगा। तो अब वहां क्या परिस्थितियां थी, आपके संवाददाता बेहतर बता सकते हैं, वहां के पुलिस अफसर बेहतर बता सकते हैं, और सबसे बड़ा जो किसी पर रिलाई किया जाना चाहिए वो पीड़ित है। पीड़ित जो बात कह रहा है प्रारंभिक तौर पर उसे सच मान के पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कलेक्ट करके पीड़ित को भी न्याय मिलेगा और ये साफ भी होगा कि क्या घटना हुई। इसमें जितनी जल्दीबाजी की जाए, सभी परिस्थितियों को एक साथ इकट्ठा करना चाहिए, ये पुलिस एक्शन का हिस्सा होता है। विशाल जी। बिल्कुल, मैं माजिद से और भी अपडेट लूंगा, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं माजिद अरमान का, हमारे संवाददाता जालौन से जुड़े हुए हैं। माजिद, पूरा प्रकरण या फिर समझाइए एक बार, जब लोगों को, और हमने रिपोर्ट भी दिखा दी, एक बार पूरा प्रकरण फिर समझाइए अभी तक का लेटेस्ट अपडेट के साथ। माजिद जी बिल्कुल बिल्कुल विशाल, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये मामला कल का है और कल सुबह जिस तरीके से एक झंझोर देने वाली जो घटना सामने आई थी, उसमें महिला जो पीड़ित स्टाफ नर्स है वो अपनी ड्यूटी करके वापस आ रही थी और उसका कहना यह है कि हमें 4 लोगों ने जो है बीच रास्ते में रोका और स्कूटी से हमें उतार कर हमें जंगल की ओर दस्तक लेगा और हमारे साथ बारी बारी से गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया और हमारे प्राइवेट पार्ट पर उन्होंने जो है गलत किया और मिर्चे भी उसको उसने बताया। लेकिन इसको लेकर जब उसका पति भी जब बताता है तो वो पीड़ित पति भी अपनी यही घटना को बार बार दोहराता है और ये बताता है कि हमारे साथ इस तरीके से घटना घटी है और वो चिल्ला के बता रहे हैं। लेकिन सारे मामले को जब अगर हम लोग पुलिस से बात करते हो, पुलिस अगर इस मामले को बताती है तो पुलिस साफ तौर से किनारा करती है, ये कहती है कि देखिए जांच का विषय है और पहले जांच करेंगे, अगर दोषी पाया जाएगा तो सजा देंगे। लेकिन पुलिस का ये गैंग रेप से बिल्कुल किनारा काट लेती है। पुलिस का मामला कहने का ये है कि ये गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। दोनों पक्षों को, दोनों की लड़ाई चल रही थी जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, यानी कि 7 लोग इस मामले में थे और इस मामले में पुलिस ने अलग ही देर रात इन्होंने एफआईआर दर्ज की है। लेकिन अब लोगों का कहना ये भी है कि आपने अगर मामला नहीं था गैंगरेप का तो बीएसएफ धारा 70A के तहत देर रात में आपने मामला क्यों दर्ज किया, तो अगर मामला दर्ज किया था तो उस पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की। तो सारा मामला ये है कि पुलिस मामले पे ऐसे दबाना चाहती है या फिर इस मामले को पुलिस उजागर नहीं करना चाहती है। जो भी पुलिस का मामला रहा हो, लेकिन पुलिस ने साफ तौर से ये कहा है कि गैंगरेप जैसा कोई अब तक के साक्ष्य में गैंगरेप जैसा कोई मामला नहीं आया है। अगर हम लोग चिकित्सकों की बात की तो उनका कहना ये है कि हमने सारे मामले को पुलिस को रिपोर्ट किया है, फॉरेंसिक टीम इस मामले को लेकर खुलासा करेगी। हम लोग इस मामले से बोलने से कतई उन्होंने इनकार कर दिया है। लेकिन आला अधिकारी पुलिस के पुलिस अधीक्षक है, उनसे बात की गई है तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उन दोनों पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ है जिसमें पीड़ित महिला को चोटें आई हैं। लेकिन गैंगरेप जैसे मामले को उन्होंने साफ तौर से इनकार किया कि अब तक हमारे पास जो साक्ष्य आए हैं उसमें नहीं है। और हम हमारी बात जब पीड़ित महिला से हुई या उनके परिवार से हुई तो उनका साफ तौर से कहना यह है कि हम लोग फिर भी कह रहे हैं कि हमारे पीड़िता के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर मिर्चे जैसा कृत्य करने का अंजाम दिया गया है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं उसको पुलिस क्यों नहीं मान रही। ऐसा क्या है कि पुलिस मामले को तैयार नहीं कर रही है। पुलिस अब इस मामले को लेकर जो जांच जुटाना या फिर
ये कहना कि हम इस पे जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको हम सजा देंगे, और इस तरीके से बोलकर पुलिस मामले को पल्ला झाड़ रही है। बोलने से भी पुलिस से बोलने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि बार बार जब हम लोग इस मामले को लेकर पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस मामले को बोलने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की घटना जब घटी है तो पुलिस ने इस पर एक्शन पहले क्यों नहीं लिया? हालांकि पुलिस ने इस तहरीर महिला पीड़ित की तहरीर पर 2 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, उससे पूछताछ की कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये घटना हुई। वो तो ये नहीं बोलने को तैयार है कि घटना हुई। और उनका साफ कहना ये है कि दोनों के पक्षों के बीच में जो झगड़ा हुआ था और झगड़े में हमने उनकी तहरीर ले ली है, और तहरीर में उन्होंने जो भी आरोप लगाए उसके तहत हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। बाकी जो 5 लोग हैं, जो उसकी 2 महिलाएं हैं और 3 लोग और हैं, उनको भी गिरफ्तार तत्काल करना चाहिए और उन पर कड़ी सजा दिलवाना चाहिए। पुलिस का ये कार्य है। लेकिन जो पीड़ित है वो आज भी चिल्ला रहा है कि हमारे साथ एक घटना घटी है। सुनीता सिंह जी, ऐसी हालत में क्या होना चाहिए? क्या स्थिति रहती है? फिर केस क्या डाउन होता है या क्या स्थिति होती है कोर्ट में अगर बात की जाए? जी विशाल जी, सबसे पहले तो पीड़िता का बयान, जो 164 का बयान पुलिस ने लिया है, उस बयान के आधार पर ही आगे पुलिस कार्रवाई करती है। इसके बाद सबसे अहम इस समय, क्योंकि वो मेडिको लीगल उसमें है, वो मेडिकल उसका होना चाहिए, और जो विशेषज्ञों की जो राय आएगी उसी पर डिपेंड करता है कि उसके साथ घटना किस तरह की घटना हुई है, किस तरह की उसकी इंजरी है। उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद की प्रक्रिया है कि उसका 164 का बयान भी न्यायालय के समक्ष कराया जाए, वो न्यायालय में क्या बताती है। बिल्कुल, मैं नाहिद अकील जी के पास चलूंगा। नाहिद जी, स्थिति विकट हो जाती है इस स्थिति में। अब मेरा सवाल तो है कि जब कहा जा रहा है कि महिलाओं को रात में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भेजे जाते हैं, पेट्रोलिंग हो रही है, गश्त हो रही है, तमाम लोग हो रही हैं, उन दावों पर भी एक सवालिया निशान है। देखिए, महिलाओं को तो अमित शाह जी बहुत पहले बता गए थे कि रात के 1 बजे रात में सारी अगर औरतें जेवर पहन के निकलें तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, इतना सुरक्षित हो चुका है। लेकिन ये देखिए, बहुत मिलावट का दौर चल रहा है, चाहे वो खाने की मिलावट हो, चाहे अपने काम की मिलावट हो। पुलिस स्क्रिप्ट राइटर हो गई है, जजेस इतने महिला जजेस हैं नहीं, पुरुष जज हैं, और पुरुष जो एक पुरुष की मानसिकता होती है उसके अनुकूल। अभी वो हॉस्पिटल में जब आएगा मेडिकल रिपोर्ट वहाँ मैनेज हो जाएगी, पुलिस धाराएं कमजोर कर देंगी, पुलिस जो अपनी रिपोर्ट लगाएंगी फाइनल रिपोर्ट उसमें खेल कर जाती है, डॉक्टर वहाँ मेडिकल में खेल कर जाएगा, जज के पास जब आएगा तो कहेगा उसमें कुछ था ही नहीं। तो औरतों को न्याय इसी पुलिस महकमे की सीतापुर की शायद एक कांस्टेबल के साथ पुलिस वालों ने थाने में रेप किया और वो न्याय के लिए लड़ती रही और बाद में उसने सुसाइड कर लिया कि न्याय नहीं मिलेगा। ये एक पहली घटना नहीं, ऐसी बहुत भारत में घटनाएं हैं। लेकिन भारत में औरतों को जब तक की इज्जत नहीं दी जाएगी, झूठ ही हम कहते रहे कि यहाँ स्त्री पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये करते रहे, नहीं होने वाला। और या तो फिर अगर महिला ने शिकायत की, एट वंस जो जिसके खिलाफ किए अच्छा आर्थिक दंड दिया जाए, अच्छा कंपनसेशन हर छोटी से बड़ी उस पर एट वंस ले लिया जाए, तब या तो सुधार आएगा। और क्या बता सकते हैं, हर जगह। नहीं जी, एक चीज और भी है, मैं कह रहा हूँ, मैं सारी चीजें, नाहिद जी एक चीज और भी है। अब जैसे पुलिस हर पहलू पे जांच करती है, पुलिस को पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाल के दिनों में ये होने लगा है कि अगर अमूमन जमीन का कोई केस हो, पड़ोसियों को कोई केस हो, मतलब ये इस एंगल से भी सोचने वाली बात। तो लगातार जिस तरीके से महिलाओं द्वारा जो मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं, उनमें कई केसों में ऐसा सुनने में आता है कि ये इनका झगड़ा चल रहा था, इस वजह से इन्होंने छेड़छाड़ किया। छेड़छाड़ तो कॉमन धाराएं हो गई हैं आज की डेट में। धारा 376 जब थी, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बात ये भी है कि ऐसे जाके कि इन्होंने भाई साहब मेरे साथ पहले सब कुछ ठीक था, जहां थोड़ी बात बिगड़ी तो वहां मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और किसी एक के कहने पे। जवाब देती हूँ जी, इसका जवाब ले लीजिए।
हम कह रहे हैं कि एक शादीशुदा घर के मसले में भी अगर महिला या पुरुष की तरफ से कोई जाता है किसी वकील को लेने, अगर उसको कंपनसेशन चाहिए होगा 50,000, तो वकील तुरंत कह देगा 1.5 करोड़ लगा दो। आप समझते हैं ना? तो अगर छोटी सी घटना होगी तो केस बिगड़ता कहां से? घर वाले ना भी चाहते हो तो वकील उसको और नमक मिर्चा लगा कहेगा ये कर लो, तो आप केस जल्दी जीत जाएंगे, आपका फायदा। जो फायदा वाला पक्ष होता है, फिर उसके माँ बाप, लड़की नहीं, उसके पेरेंट्स उसको वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे फंसाते हैं। तो लेकिन फिर भी देश में कितनी घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही, अपवाद के तौर पे अगर 1-2 घटनाएं ऐसी आ भी रही हैं तो ये जस्टिफाइड नहीं है कहना, क्योंकि आपको याद होगा दलित की जमीन पे हमेशा औरत को मोहरा बनाया जाता था। कितने लखीमपुर में केसेस भरे हुए हैं जहां दलित की जमीन को कब्जा करता है ठाकुर, और वहां सबसे पहले उसकी घर की लड़की या औरत को ही उठा के लेके जाता, रेप करके उसको नीचे कर देता है। दलितों के बीच में बैठी है तो वो तो कहते हैं मैडम वैसे तो हम ठाकुर और पंडित तो उसमें बटे हैं, लेकिन जब हमारे घर की औरतों को उठा के ले जाते, रेप करते, तब उनको घिना नहीं लगा था। ये आप किसी भी बस्ती में बैठ जाए दलितों की, तो जमीन की लड़ाई तो हमेशा औरतों को सामने रख के लड़ी गई है। इतिहास गवाह है, राजा महाराजा ने औरतों को सामने रख के लड़ा है युद्ध सारा। सुनीता सिंह जी। जी विशाल जी, मैं मैडम की बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ कि इस तरह की मामले आते हैं, और जो इस तरह के मामले आते हैं वहाँ जो रियल घटनाएं होती हैं उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाता है। लेकिन मैं इस बात पे करूंगी, कानून बहुत जटिल है, प्रक्रिया बहुत जटिल है, कानून सरल नहीं है। कुछ सरल प्रक्रिया इसमें आम आदमी सोचता है कि कुछ बन जाए और जल्दी से निर्णय हो जाए, तो ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। और ऐसे संगीन आरोप में लगाए जाते हैं या ऐसे घटनाएं होती हैं, वहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है पुलिस का काम, वो है एविडेंस कलेक्ट करना। और जैसा कि अभी बताया कि रात के सुबह की घटना और रात तक तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन कर लिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठे कर लिए गए हैं, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि साहब ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो ये कहना बहुत गलत है, ये जिसने भी अपना बयान दिया है वो गलत है। इस तरह से अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि बिना विशेषज्ञ की राय लिए हुए बहुत सारे ऐसे एविडेंस होते हैं जिनको कलेक्ट किए बिना इन चीजों को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारे देश में लाखों मुकदमे इसी तरह से पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, अगर न्यायालय अपना थोड़ा सा रुख चेंज करे कि अगर सच में इस तरह की कोई एविडेंस नहीं पाए जाते हैं और इस तरह के झूठ मुकदमे लिखाए जाते हैं और इस बात के भी साक्ष्य मिल जाते हैं, बहुत सारे जजमेंट हैं ऐसे, बहुत सारी हम जजमेंट के साइटेशन बता सकते हैं कि कहाँ 14 दिन के लिए जेल भी भेजा है महिलाओं को, अगर ये पाया गया कि गलत घटना थी और उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया, गैंगरेप बता दिया गया या रेप बता दिया गया है, और वहां साक्ष्य मिले हैं, तो न्यायालय ने बहुत अच्छे अच्छे निर्णय भी दिए हैं। तो न्यायालय के निर्णय के लिए हमें सब सपोर्टिंग जो एविडेंस है वो कलेक्ट करके देने चाहिए विद एफिडेविट। उनको चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, हम कहते हैं किसी अभियुक्त को बनाया गया है जिसको अगर उसके पास ऐसा कोई पुख्ता एविडेंस है कि वो इस घटना में नहीं था, तो विद एविडेंस वो अपने जो भी एविडेंस है वो अपने शपथ पत्र के द्वारा, एफिडेविट के द्वारा आईओ को देता है, जो भी विवेचक है उसको देता है, वादी हो या प्रतिवादी, तो वो जाके एक सही निर्णय के लिए दिशा में काम करता है। जी विशाल जी। बिल्कुल, मैं तो फिर जयप्रकाश जी के पास हूँ। जयप्रकाश जी, आपने बहुत दिन पहले आप मेरे साथ जब डिबेट में जुड़े थे तो आपने एक बात कही थी कि पुलिस विभाग को जितना आदमी सोचता है कि बहुत अच्छा, बहुत लाइट विभाग है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें कंट्रोल में होती, लेकिन आपने कहा सारी जितनी भी जो भी कुछ होगा उसमें रडार पर हमेशा पुलिस आएगी, चाहे वो धरने प्रदर्शन से लेके धमाके तक की बात हो, रडार पे सबसे पहले पुलिस आती है। पुलिस के मान लीजिए एसपी साहब ने ये बयान दिया, लेकिन एसपी साहब तक जब चीज़ें पहुंची होंगी तो रास्ते में भी कहीं ना कहीं दाएं बाएं हुई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। जयप्रकाश, देखिए विशाल जी, जो स्टेटमेंट दिया जाता है किसी भी पुलिस अफसर द्वारा, वो
स्वयं की पूछताछ के आधार पे, स्वयं की संकलित सूचना के आधार पर दिया जा रहा है, या वो अपने अधीनस्थों द्वारा सप्लाई की गई सूचना के आधार पर दिया जाता है। दो ही तरीके हैं। बिल्कुल, कि अधीनस्थों ने कोई चीज कम्युनिकेट की हो, उसके आधार पर स्टेटमेंट दिया गया है, या उनने स्वयं परिस्थितियों को मौके पे जाके पूछताछ करके जाना है। स्टेटमेंट का आधार दो ही होता है। जहां तक इस तरह की घटनाओं का प्रश्न है, तो ये मैंने पहले भी आपसे कहा था कि प्राथमिक सिद्धांत है कि जो पीड़ित कह रहा है उसको फौरी तौर पर सही मान लिया जाए, और सही मान के उसके एविडेंस जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर लिए जाए, आसानी से दिलाया जा सके। और यदि कहीं लगता है जांच के दौरान कि जैसी बात कही गई है वैसा न होकर के इसमें कुछ और बात है, तो भी कम से कम वो फैक्ट सामने आएंगे, लोगों के सामने आएंगे, न्यायालय के सामने आएगा, और पुलिस को भी तथ्यों के साथ कहने में आसानी होगी, और उस पर क्वेश्चन करने वाले लोगों का भी मुंह बंद किया जा सकता है। लेकिन पीड़ित को फौरी तौर पर हमें सही मान लेना चाहिए, और सही मान के जल्दी से जल्दी एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। तभी मेरा कहना है कि कोई बात कही जाए तो वो प्रमाणिक भी लगती है, विश्वसनीय भी लगती है, और लोगों को हजम भी होती है। बिल्कुल, और तभी सारी चीज़ें मुझे लगता है क्लियर भी रहेंगी। वरना अब पीड़िता का बयान है, हम लोग कोई बात हो रही हो, लेकिन बड़ा सवाल है पीड़िता ने बयान दिया हो। पीड़िता का बयान कहीं ना कहीं, सुनीता जी आपको भी पता होगा, कोर्ट में बहुत मायने रखता है। पर जी जी विशाल जी, बिल्कुल पीड़िता का बयान बहुत मायने रखता है, और घटना की परिस्थितियों को सिर्फ पीड़िता के अलावा दूसरा कोई नहीं बता सकता। या फिर जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, एविडेंस अगर विशेषज्ञों के धार से पूरा निकल के आया है, या एविडेंस जो भी है वो विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है, उसको प्रमाणीकरण दिया है, तभी उन्हीं दो आधारों पर ही आगे मुकदमा चलता है, और उन्हीं आधारों पे ये सिद्ध किया जा सकता है कौन सही है या कौन गलत है। जी विशाल जी। बिल्कुल, मैं नाहिद जी से एक बात मुझे नाहिद जी, ये तो बात हो गई कि इस केस में क्या क्या होना है, कैसी चीज़ें होनी है, लेकिन हम इन घटनाओं को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? हम ऐसा नहीं है कि हम कानून नहीं लाए, हम कानून लाए, हम शक्तिशाली चीज़ों को लेकर उन पर एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, उन सारे कानून पर, सारे लॉज पर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन धारणा बन चुकी है या कोई और कारण है? इतना कैसे, मतलब मुझे लगता है कि इतना कानून का भय किसी को है ही नहीं, कोई भय में है ही नहीं, कोई डर ही नहीं रहा है, जिसको पता है कि मेरा जीवन बिल्कुल खराब होने वाला है। कारण कई हैं। देखिए, आज क्या चीज है जो कंट्रोल नहीं की जा सकती है। जब एक मंत्री की भैंस चोरी हो जाती है, रातों रात पकड़ ली जाती है, तो ऐसा नामुमकिन कुछ नहीं। भारत का कानून, पुलिस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप देखिए कि जहां जहां एक्शन लेना चाहिए, आज यूट्यूब में पैसा क्या मिलने लगा, नंगा नाच चल रहा है। हर चीज आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगी, घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्रवोक कहाँ से हो रहा है? आज 15 साल का लड़का और 80 साल की बुजुर्ग औरत, जिसके कोई नहीं है, पड़ोसी है वो, और उसका फायदा उठा के, उसकी कमजोरी का फायदा उठा के, क्योंकि बुजुर्ग है, कुछ चिल्ला नहीं सकती, भाग नहीं सकती, उसके साथ भी बलात्कार कर रहा है। तो ये जो हमारे दिमाग में एक पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी और घर का एक डिसिप्लिन होता था, आज किसी के कंट्रोल में ना बच्चे हैं, हर हाथ में मोबाइल है। पहले क्या जिंदगियां नहीं चलती थी, लेकिन आज पेरेंट्स भी महंगे महंगे, कोई सस्ते मोबाइल नहीं की बात ही हो जाए, चलो भाई तुम बाहर हो, सुरक्षा का मामला, हम टच में रहे तुम्हारे, लेकिन महंगे महंगे मोबाइल दिए जाते हैं। तो उस हर हाथ में क्या परोसा जा रहा है? हमारे जो आदर्श होते थे एक जमाने में, गांधी जी, सुभाष चंद्र जी, ऐसे लोग आदर्श होते थे। आज हमारे विधानसभा में, पार्लियामेंट में गुंडे बवाली भरे हैं, तो आदर्श किसको मानेंगे आप? किसको आदर्श मानेंगे? और जो काम करना चाहता हम जैसे लोग, उसको तो आप काम करने देना ही चाहते हैं। हम लोग को तो छुप छुप के काम करना पड़ता है ना, खुद ही जान खतरे में रहती। किसी केस में चले जाओ, आपको पता नहीं किस केस में अंदर कर दे, तो आप अंदर रह के तो केस भी नहीं लड़ पाएंगे। हमारे जज साहब अभी रिटायर हुए हैं, शर्जील इमाम और कौन कौन इतने साल से जेल में बंद हैं, और पेरोल पे एक
बलात्कारी को बार बार छोड़ा जा रहा है, बार बार छोड़ा जा रहा है। ये यहाँ की न्याय व्यवस्था है? ये यहाँ जज पे बैठे, ये भारत की जो रीढ़ है 24 घंटा भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भारत माता क्या है? भारत का सोल है। क्यों आप कहते हैं भारत माता की जय? जब भारत की बेटियों को, औरतों को आप सुरक्षित नहीं कर सकते, उनको न्याय नहीं दे सकते यहाँ के नागरिकों को, तो क्या मतलब है इसका? बिल्कुल राही जी, बहुत सही बात आपने कही कि हम भारत माता की जय कह रहे हैं, हम बड़े बड़े माता की जगराते करवा रहे हैं, और हम महिलाओं पर इतना ज़्यादा, मुझे तो लगता है कभी कभी कि कितना अच्छा देश है। जब मैं नवरात्र में देखता हूँ कि 3 बजे लोग नंगे पैर जा रहे हैं, लोग बड़ा सम्मान से करते हैं। उसके अगले दिन मुझे लगता है नवरात्र में भी ये घटनाएं मुझे सुनने को मिल जाती। मैं पेपर खोल लूँ या फ़ोन खोल लूँ, कोई ग्रुप खोल लूँ, भला मतलब कंट्रोल नहीं। मैं बता रही हूँ विशाल जी, 31 दिसंबर को दीपावली के दिन मेरी बहन के स्टोन था, बहुत अचानक पेन बहुत हुई, मुझे 1:30 बजे लेके उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं सड़कों पे सिर्फ यही देख रही थी, मैं और मेरी सिस्टर, और कि यंग 15-15 16 साल के बच्चे पूरी सड़कों पे सैकड़ों जगह मैंने देखा, बड़ी बड़ी बोतलें लिए आराम से शराब पी रहे हैं। कौन गश्त कर रहा है? कौन गश्त कर रहा है? इतनी छूट दे रखी है आपने। मैं तो दंग की, कैसे मैं सुरक्षित उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गई हॉस्पिटल और सुरक्षित ले आई। मैं 4 व्हीलर से थी, अगर मैं 2 व्हीलर से होती तो बच ना पाती। एक एक चौराहे पे 15-15 16-16 बच्चे खड़े दारू पी रहे हैं। चलिए माजिद, अभी फिलहाल क्या चीज़ें हैं अभी? मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है माजिद। जी अभी दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है विशाल अभी, और लोगों से पूछताछ चल रही है कि आखिर किस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया था और इसमें क्या सच्चाई है। पुलिस उनको लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है और एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया। और जो पीड़िता है, वो पीड़िता का अभी इलाज चल रहा है, वो अभी मेडिकल में वो भर्ती है और उसकी अभी जांच भी जारी है। लेकिन जिस तरीके से सवालिया निशान जो पुलिस के ऊपर लोग लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जो जांच पहले होना चाहिए थी, लोगों को पहले रिपोर्ट लिखना चाहिए थी, वो आपने क्यों नहीं लिखी। हालांकि पुलिस ने कहा है कि ये मामला जो है प्रेम पेंशन का चल रहा है, क्योंकि जो पीड़िता है उसका मामला किसी पड़ोस के लड़के से मामला चलता था, उसके परिजनों ने आके इसको आके मारपीट की है। क्योंकि ये वारदात में जो 5 लोग बताए जा रहे हैं, तो उसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। उन महिला में एक जो लड़का है उसकी पत्नी भी उसमें शामिल है, ये पुलिस का कहना है। क्योंकि पुलिस ने कहा है कि ये मामला अभी का नहीं, काफी पिछले कई दिनों से ये लोगों के बीच में खटपट चलती आ रही थी, जो आज उनको मौका मिला और आज उन्होंने उससे चौरसी के मोड़ पर उनको खदेड़ कर उसको मारपीट की है। लेकिन जो मारपीट की है उसके साथ जो हरकत जो उसको पीड़िता के साथ की गई है, मामला उस बात का है। अगर लड़ाई पिछली भी चल रही थी और या जो भी उनके बीच में चल रहा हो, लेकिन जो 4 लोगों ने उसके साथ जो गैंगरेप जैसी हरकत की है, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्चे जैसा कृत्य किया है, ये एक गंभीर समस्या है। प्रशासन को इसको सोचना चाहिए कि इस पर तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करे या इसको लेकर छानबीन शुरू करे और तत्काल लोगों को बताए। क्योंकि जो पीड़िता है उसका बार बार यही कहना है कि हमारे साथ इस तरीके से घटना हुई है। बहरहाल ये अभी जांच का विषय है और फोरेंसिक टीम भी इस पर लगी हुई है और पीड़िता जो है अभी अस्पताल में मौजूद है। जी विशाल जी, बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट लूँगा सुनीता सिंह से। सुनीता, अगर बात हम करें कि अब इस केस में आगे क्या क्या होने की समय, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुनः एक पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है कि जिससे सही तथ्यों को निकाला जा सके। और वैसे अभी मैंने भी बताया था कि उसकी पहली प्राथमिकता है कि है। जी आपकी आवाज अब तक नहीं आ रही है। जी आवाज आ रही? जी अब आपकी आवाज आई है। जी पहली प्राथमिकता है कि पीड़िता जो है उसका मेडिकल जांच हो और जिस तरह की भी मेडिकल कंडीशन उनकी बताई जा रही है और उन तथ्यों को लेके मेडिकल जांच होनी चाहिए उनकी। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, फाइनल सवाल है आपसे। गश्त की बात होती है, रात्रि गश्त की बात लगातार हो रही है, लेकिन अब जैसे माजिद वो जगह कैसी थी, भीड़ भाड़ वाली थी या ऐसे कोई सुनसान रोड थी? माजिद चेंज करती रहती है, बाकी तो माजिद जो उनका वो है पैकेज।
बिल्कुल। आप विशाल, आपको बता दें कि पीड़िता जो है एक सुरखी थाना क्षेत्र का एक गांव है बावई। उस गांव में वो काम करती थी और डेली उसका अप डाउन आना आना मैं जाना कह रहा हूँ था। ये जो और रास्ता है जहां भी से वो डेली अप डाउन करती है, वो रास्ता कैसा है? वहां पर क्या अमूमन ऐसे रहता है कि कोई नहीं है, सन्नाटा होता है, स्ट्रीट लाइट है नहीं है, वहां गश्त होती है नहीं होती, थाने से कितनी दूर चौकी कोई स्थापित है, ऐसे कुछ होगा ना वहां पे? हाँ हाँ, इस तरीके का हालांकि वहाँ कुछ था नहीं, क्योंकि ये जो घटना जो हुई है ये गांव में बताई जा रही है। और वो रास्ता जो है एक सकरी रास्ता है, मतलब एक छोटी रास्ता है, उस पर ये घटना को अंजाम दिया गया है, जहाँ पर लोगों का आना जाना है लेकिन ज्यादा रश वहाँ नहीं रहता है। जी बिल्कुल। जयप्रकाश जी, फाइनल कमेंट इस पूरी घटना से को लेकर पुलिस, समाज, दोनों लोगों के लिए क्या कुछ कहेंगे आप, और जो घटनाएं हो रही इन पर रोकथाम के लिए क्या कुछ है? सर अनम्यूट कर लीजिए। जयप्रकाश सर अनम्यूट कर लीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी विशाल जी, मैं ये कह रहा था कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गश्त की व्यवस्था की गई है वो वेल नोन है। जो 112 की गाड़ियां हैं, आपके कॉल करने पर देहात का क्षेत्र भी है तब भी आपको 10 से 12-15 मिनट पे गाड़ी आपको उपलब्ध हो जाती है। और उनको ये भी निर्देश है कि वो लगातार अपनी जो उनको एरिया पेट्रोलिंग दी गई है उसमें पेट्रोलिंग करते रहे। ये तो पेट्रोलिंग का अरेंजमेंट है। लेकिन जहां तक अपराध की बात है, आप देखिए कि एक अकेली महिला को पाके कुछ लोग उसके साथ मारपीट या इस तरह की घटना करते हैं तो उनमें कानून का भय नहीं है। कानून का भय पैदा किया जाना है, ये काम निरंतर किया जाना है, ये एक सतत प्रक्रिया है। हमको इस बात से ये सबक लेना है, कभी लोगों को शिक्षित किया जाना है और सजा का प्रावधान तो बहुत कड़ा है, उसको एग्जीक्यूट किया जाना है और उस एग्जीक्यूशन से लोगों में कानून का भय पैदा करके ही आप सबको सुरक्षित कर सकते हैं। और हर जगह पुलिस की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाना थोड़ा असंभव सा टास्क है, लेकिन कानून का भय पैदा करना ये संभव काम है कि हर आदमी कानून को जाने, कानून से डरे और जो लीगल तरीका है अपने लड़ने का वो लीगल तरीके से अपनी बात कहे, न कि वो किसी के दूसरे के जान माल के रास्ते में आ जाए। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस गंभीर चर्चा में अपनी राय देने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे थे जालौन में हैवानियत। इस हैवानियत में क्या कुछ निकल के आता है, कब आरोपी पकड़े जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।